हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम धनेंद्र। आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत आज हम भारत में कंपनी का शासन 1773 से 1858 के बीच के अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच न्यू वीडियोस एंड लाइक और शेयर भी कीजिए। जैसा कि आधुनिक इतिहास के अध्ययन से हमने जाना है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1608 ईस्वी में वे जहांगीर के शासनकाल में भारत आते हैं और व्यापार करना चालू करते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लग जाता है। उसके पश्चात अयोग्य शासकों का मुगल साम्राज्य में आगमन होता है, जिसके तहत 1717 में फर्रुखसियर शासक बनता है और कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार देता है, जिसे हम कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार मैग्ना कार्टा कहते हैं। चूंकि कंपनी को विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे, अतः उन्हें अब किसी भी प्रकार का कंपनी को व्यापार शुल्क देना या कर देने की छूट दी गई थी। अतः वे धनबल रखते हैं। जब उनके पास धनबल आ जाता है तो वे लोग बाहुबल रखना चालू करते हैं, और बाहुबल रखना चालू करते हैं इसका मतलब है कि वे सैन्य शासन स्थापित करना चालू करते हैं। जब उन्होंने सेना रखना चालू किए तो उन्होंने दो युद्ध लड़े। पहला युद्ध बक्सर का युद्ध और दूसरा प्लासी का युद्ध। इन दोनों युद्धों का फायदा यह हुआ उन्हें कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व अर्थात दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। परंतु धीरे धीरे कंपनी के कर्मचारी सब भ्रष्ट होने लगते हैं और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना चालू कर देते हैं, जिससे कंपनी घाटे में चलने लगती है और यह खबर ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचती है। अतः वे भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया जाता है। दूसरा, बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की जाती है। तीसरा, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया जाता है, जबकि पहले जो था मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी वो एक दूसरे से अलग हुआ करती थी और बंगाल प्रेसिडेंसी से भी अलग हुआ करती थी। इसके बाद इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके साथ ही 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इसके बाद कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के लिए निर्देशन मंडल आवश्यक कर दिया गया। यह निर्देशन मंडल कंपनी को पूरे रूप से कंट्रोल करता था, उसके एक्ट बनाता था और भारत में कब क्या होगा उसका निर्धारण करता था। इसके बाद दूसरा एक्ट आता है बंदोबस्त कानून, जो कि 1781 में आता है। इसके तहत यह बंदोबस्त कानून जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को पूरा करने के लिए लाया गया। इसके तहत पहला प्रावधान ये किया जाता है कि गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल और कंपनी के लोक सेवक जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए जाते हैं। जैसा कि आज के समय में हमारे देश में प्रावधान है कि राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मंत्रिमंडल ये सब जो हैं किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। सिविल रूप में नहीं है, लेकिन वो सब सिविल मामलों में न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, लेकिन दंडिक कार्रवाई में वे इनसे मुक्त नहीं है।
इसके तहत दूसरा प्रावधान ये कहा किया जाता है कि कोलकाता के जो निवासी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र के तहत शामिल किया जाता है। इसके तहत तीसरा प्रावधान ये किया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम को उनके कानून के हिसाब से सजा का प्रावधान किया जाएगा। मतलब कि जैसे हिंदू है तो हिंदू के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून। इसके बाद अगला प्रावधान है कि प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का प्रशासन प्रारंभ किया जाता है। यह था बंदोबस्त कानून 1781। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में यह अधिनियम आया था। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। स्वायत्त शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है कंपनी के मामलों में, और इसके तहत कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को निर्देशन मंडल को सौंप दिया जाता है, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। और राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाता है। यानी वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। इसके तहत राजनीतिक गतिविधियों के पर्यवेक्षण की शक्ति नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई थी। यानी कि नियंत्रण बोर्ड कंपनी के सारे राजनीतिक मामलों का अधीक्षण करता था। इसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1813। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि कंपनी के करों को कतरा जाता है एक प्रकार से। इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि कंपनी जो भी व्यापार करती थी उस पे उसका एकाधिकार हुआ करता था, परंतु अब 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, परंतु चाय और चीन के साथ व्यापार समाप्त नहीं किया जाता है। यानी कि कंपनी चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकती है, उसका उस पर एकाधिकार था। इसके तहत तीसरा प्रावधान ये किया जाता है कि लगान या कर लगाने का अधिकार जो है स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है। और तो और इस अधिनियम के जरिए ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए अधिकृत भी किया जाता है। और भारतीयों की शिक्षा पर, जो हम आजकल पढ़ाई करते हैं ना, इस शिक्षा पर उनके द्वारा 1,00,000 रुपए की वार्षिक राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद जो अधिनियम आता है वह चार्टर अधिनियम 1833 है। यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को यहाँ मिस्टेक हो गया है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल जो सिर्फ बंगाल, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों पर शासन करता था, वह भारत पर भी शासन करने लगता है। इसके तहत दूसरा प्रावधान ये किया जाता है कि सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी जाती है। यानी पूरी शक्तियों को कंट्रोल गवर्नर जनरल ही करेगा। इसके तहत एक नोट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बहुत आते हैं और लगभग अदर एग्जामों में भी बहुत आते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा पॉइंट्स के रूप में। इस अधिनियम के तहत अगला प्रावधान यह है कि कंपनी पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई, क्योंकि चूंकि पहले कंपनी जो है व्यापारिक कंपनी थी, सिर्फ व्यापार पर ध्यान केंद्रित करती थी, वहीं अब जो है कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी, उसका कार्य प्रशासन करना था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये प्रावधान किए गए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1853। परंतु इससे पहले महत्वपूर्ण बातें आपने ये देखा कि 1813 से 1853 इसके बीच 20 वर्षों का अंतर है। इसका मतलब मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि चार्टर अधिनियम जो है 20-20 वर्षों के अंतराल में कंपनी को पट्टे के रूप में शासन करने का अधिकार दिया जाता था। अब अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम
1853 चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम है। इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ होता है। तो चार्टर अधिनियम 1853 के प्रावधान इस प्रकार हैं। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में उसके वैधानिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है, क्योंकि पहले प्रशासनिक और वैधानिक कार्यों को एक साथ करने में दुविधाएं हो रही थी। अतः कंपनी ने गवर्नर जनरल परिषद के जो वैधानिक और प्रशासनिक कार्य थे उन्हें अलग अलग कर दिया। दूसरा प्रावधान ये किया जाता है कि गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद है उसमें 6 अन्य सदस्य जोड़े जाते हैं, जिनमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। यह समझ सकते हैं अपन कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल या परिषद थी उसने लघु संसद की तरह या लघु विधानमंडल की तरह उसने कार्य किया। इस प्रकार ये 12 सदस्यीय हो गई, जबकि पहले ये 6 सदस्यीय हुआ करती थी। इसके तहत तीसरा प्रावधान यह किया गया कि भारतीय सिविल सेवा, जैसे कि हम आज सुनते हैं ना आईएएस आईपीएस अधिकारी, इन सभी सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रावधान जो है 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। इसके तहत विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। मतलब हम ऐसा है कि भारतीय लोगों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा था। आज के लिए इतना ही। आपने आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत कंपनी के शासन जो 1773 से 1858 ईस्वी तक था के संबंध में जानकारी प्राप्त की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत में शासन का अध्ययन करेंगे 1858 से 1947 तक। धन्यवाद।